नमस्कार दोस्तों, लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं विमांकन के बारे में। विमांकन क्या होता है? इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट में विमांकन एक चैप्टर है, ठीक है। तो विमांकन, विमा प्लस अंकन, उसके बाद है प्रदर्शन, यानी विमाओं का हमें क्या करना है, प्रदर्शन करना है। तो उसे क्या कहते हैं, विमांकन क्या होता है, विमांकन कौन कौन से तरीक़ों से किया जाता है। अब विमांकन हमें करने के लिए कौन कौन से आवश्यक महत्वपूर्ण नियम हैं, उनको हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसको हम इंग्लिश में डायमेंशनिंग रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमेंशनिंग रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। और डायमेंशन के बिना कोई भी वस्तु का निर्माण करना अधूरा है एक तरह से। तो डायमेंशनिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। और डायमेंशन एक निश्चित तरीके से किया जाता है, कोई अनिश्चित तरीका से नहीं है इसका, कोई एक निश्चित तरीके से किया जाता है, उसे हम डायमेंशन कहते हैं। और डायमेंशन से पहले हमने कुछ, यानी आपको जैसे ड्राइंग का परिचय है, ठीक है। उसके बाद हमने ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट हैं और लाइनों के बारे में पूरा चैप्टर क्लियर पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रहा हूँ मैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अब आज क्या है, विमांकन प्रदर्शन के बारे में, यानी विमांकन क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले विमांकन, सबसे पहले हम चलते हैं विमांकन पर, यानी डायमेंशनिंग क्या होता है। डायमेंशनिंग किसी भी ड्राइंग में, कोई भी ड्राइंग है, किसी भी ड्राइंग में वस्तु की नाप को दर्शाना ही विमांकन कहलाता है। अब जैसे हमने कोई भी ड्राइंग बनाई, जैसे ये ड्राइंग है, अब इसकी हमने नाप दर्शाई, इसकी ये लंबाई दर्शा रहे हैं हम। क्या दर्शा रहे हैं? इसकी लंबाई दर्शा रहे हैं, या इसकी चौड़ाई दर्शा रहे हैं, ऊंचाई दर्शा रहे हैं, या फिर इसका हम व्यास दर्शा रहे हैं, या इसकी त्रिज्या दर्शा रहे हैं। जो भी हम नाप दर्शाते हैं वो क्या कहलाता है? विमांकन कहलाता है। क्या कहलाता है? विमांकन कहलाता है। अब जो डायमेंशनिंग है यह है अंकों में। कैसे की जाती है? अंकों में, यानी 1 से 0 से लेके हम इसका जो डायमेंशनिंग है 0 से लेके आगे बढ़ती हुई संख्या में इसका हम डायमेंशनिंग कर सकते हैं। 0 से लेके 10 या 100 जितना भी है, उस जितनी आवश्यकता है उतनी अंकों को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा सिम्बल्स, यानी चिन्हों का भी हम डायमेंशनिंग में यूज़ करते हैं। जैसे हम व्यास के लिए 5 यूज़ कर रहे हैं, त्रिज्या के लिए हम R यूज़ कर रहे हैं, तो ये सिम्बल्स का भी हम इसमें उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा हम नोट्स के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। टिप्पणी, यानी नोट्स टिप के रूप में भी उसका यूज़ करते हैं। विमांकन को भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो मतलब होता है, इसका मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यानी BIS का मतलब क्या होता है? ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक ब्यूरो, ठीक है, भारतीय मानक संस्था होती है। उसका जो नियम है SP 46 2003 के अनुरूप दिया जाता है। इसके नियम, इस नियम के अनुरूप देते हैं। तो डायमेंशनिंग क्या होती है? डायमेंशन क्या होता है? किसी भी ड्राइंग में, कोई भी ड्राइंग है, उसमें वस्तु की हमें क्या दर्शानी है? नाप दर्शानी है। नाप दर्शाने के लिए जो भी तरीका अपना काम में लेते हैं उसे हम विमांकन कहते हैं, डायमेंशनिंग कहते हैं, ठीक है। ये जो डायमेंशनिंग होती है वो अंकों में उसमें सारा लेते हैं, अंकों का, सिंबल्स का भी सारा लेते हैं, और टिप्पणी का भी सारा इसमें लेते हैं, ठीक है। और जो विमांकन होता है भारतीय मानक ब्यूरो SP 46 2003 के अनुरूप दिया जाता है, ठीक है। अब विमांकन का क्या महत्व होता है, विमांकन की क्या आवश्यकता है, तो हम वो पढ़ते हैं। देखिए, आगे है विमांकन का महत्व, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ डायमेंशनिंग, यानी विमांकन का क्या महत्व है, यानी विमा क्यों दी जाती हैं। तो देखिए, किसी भी प्रकार की उत्पादित वस्तु, हम कोई भी वस्तु को उत्पादित कर रहे हैं, ठीक है, कि निर्दिष्ट विशिष्ट, या मतलब स्पेसिफिकेशन, उसकी लंबाई, चौड़ाई, व्यास, त्रिज्या, ठीक है, और गहराई जो भी देते हैं उन्हें हम कहते हैं विशिष्ट, यानी स्पेसिफिकेशन कहते हैं। जैसे नाप, उसकी नाप देना, उसका आकार बताना कि गोल है आकार, उसका जो स्क्वायर है, या फिर उसका हेक्सागोनल जो भी आकार है, ठीक है। उसके अलावा उसकी फिनिशिंग, टॉलरेंस, उसका मटेरियल कौन सा यूज़ हो रहा है, और उसमें उपचार और मशीन आदि प्रक्रियाओं के प्रदर्शन को हम क्या कहते हैं? विमांकन कहते हैं। विमांकन की आवश्यकता क्यों है? कोई भी वस्तु की हमें नाप देनी है, उसका आकार दर्शाना है, फिनिशिंग देनी है, या टॉलरेंस बताना है, या धातु यानी मटेरियल कौन सा यूज हो रहा है वो बताना है, और उसमें उपचार विधि कौन सी है, और मशीन प्रक्रिया आदि को प्रदर्शन कर लिए हम क्या करते हैं? विमांकन का उपयोग में लेते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? विमांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि कोई भी किसी प्रकार की उत्पादित वस्तु की निर्दिष्ट विशिष्टता, यानी स्पेसिफिकेशन देने के लिए, और स्पेसिफिकेशन में क्या आता है? जैसे नाप देना, आकार, फिनिशिंग, टॉलरेंस, धातु, ऊष्मापचार और मशीनन आदि प्रक्रियाओं के प्रदर्शन को ही हम क्या कहते हैं? विमांकन कहते हैं। अब अन्य देखो, विमांकन हम कह देते हैं, मैंने पिछली बार अभी बताया कि यह है रेखा, यानी विमांकन यह दूसरे शब्दों में यह रेखा, चिन्ह या टिप्पणी को चित्रीय रूप में, टिप्पणी को चित्रीय रूप में वस्तु का वास्तविक नाप अंकों में दर्शाने को विमांकन कहते हैं। तो हमने कोई भी वस्तु का चित्र बना दिया, उसको हम क्या करते हैं? उसके अंकों में दर्शा देते हैं कि हमने ये एक चित्र बनाया। जैसे
ये चित्र बना दिया हमने, एक वर्ग आयत का चित्र बनाया और इसको हमने अंकों में दर्शा दिया कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 40 है। कितनी है, 40। हमेशा डायमेंशन लिखते टाइम उसकी जो इकाई है उसके साथ नहीं लिखते, नीचे लिख देते हैं ऑल डायमेंशन RMM। उसको आगे बताएंगे, देखिए, ठीक है। तो यानी विमांकन क्या है, विमांकन कहने का मतलब है, दूसरे शब्दों में विमांकन क्या कह सकते हैं, यह रेखा, चिन्ह और टिप्पणी को चित्रीय रूप में कोई भी वस्तु के चित्र है उसके वास्तविक नाप को अंकों में दर्शाने को हम क्या कहते हैं, विमांकन कहते हैं, ठीक है। अब विमांकन का यूज क्या है, विमांकन का उपयोग चित्रीय प्रक्षेप और लंबकोणीय प्रक्षेप के विभिन्न रूपों में किया जाता है। अब चित्रीय प्रक्षेप क्या होते हैं, लंबकोणीय प्रक्षेप क्या होते हैं, इनको आने वाले वीडियो में बताएंगे। थोड़ा सा यहाँ डिस्कशन में आपको दे रहा हूँ कि पिक्टोरियली यानी चित्रीय प्रक्षेप। अब जो चित्रीय प्रक्षेप यानी वस्तु का हमें क्या करते हैं, कोई प्रोजेक्शन डाल के, कोई भी हम जैसे ये वस्तु है, ये वस्तु है और इससे हम यहाँ के प्रोजेक्शन डाल रहे हैं इस पर, और प्रोजेक्शन डालकर क्या होते हैं, एक यहाँ पे पर्दा है, ठीक है, और इस पर्दे पे इस वस्तु क्या बन रहा है, चित्र बन रहा है। क्या बन रहा है, चित्र बनना ही क्या कहलाता है, ये प्रोजेक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रोजेक्शन कहलाते हैं। ये प्रोजेक्शन एक तरह से चित्र यानी पिक्टोरियल प्रोजेक्शन होता है और लंबकोणीय प्रोजेक्शन, ये दो तरीके से होता है। तो हम इसको प्रोजेक्शन जो चैप्टर आएगा उसमें फुल तरीके से समझाएंगे। तो इसका जो उपयोग है, विमांकन का उपयोग कहाँ करते हैं, यानी विमांकन का उपयोग चित्रीय प्रक्षेप में और लंबकोणीय प्रक्षेप में इसका उपयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है विमांकन का इनमें, किनमें, पिक्टोरियल यानी चित्रीय प्रक्षेपों में और लंबकोणीय प्रक्षेपों में इसका उपयोग किया जाता है। तो हमारी समझ में आ गया, कहने का मतलब ये कि विमांकन क्या होता है, विमांकन का क्या महत्व है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे अब हम विमा तो दे रहे हैं, तो विमा की इकाई क्या होती है, यूनिट ऑफ डायमेंशन, यानी विमा को हम विमा की जो इकाई है वो कौन सी है वो हम देखते हैं। सामान्यतः विमांकन mm में दर्शाया जाता है। mm का मतलब होता है मिलीमीटर। क्या होता है, मिलीमीटर। mm का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मिलीमीटर से होता है, ठीक है, मिलीमीटर होता है, समझे। तो यानी सामान्य विमांकन को हम किस में दर्शाते हैं, मिलीमीटर में दर्शाते हैं। ड्राइंग में विमांकन करते समय, अब हमें क्या बात ध्यान रखनी, ड्राइंग में विमांकन करते समय सभी नाप को के आगे mm नहीं दर्शा जाता। जैसे हमने एक ये आयत बनाया और इसको हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है, और ये हमने डायमेंशन लाइन बना दी और यहाँ पे हमने 30 लिख दिया, तो यहाँ पे ऐसे आगे mm ये नहीं लिखा जाता है, यानी 30 mm कभी भी नहीं लिखते, ओनली 30 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, ऐसे इस प्रकार, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ओनली 30 लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा, 30। इसके आगे हम mm को नहीं दर्शाते हैं, कभी भी ड्राइंग में इस mm को आगे नहीं दर्शाते। तो इसका मतलब यही होता है। जबकि ड्राइंग के अंत में एक जनरल नोट लिख देते हैं। जब हम ड्राइंग बना लेते हैं तो टाइटल बॉक्स के नीचे की साइड में, टाइटल बॉक्स के यानी ड्राइंग शीट में जो टाइटल बॉक्स होता है, टाइटल बॉक्स की साइड में एक जनरल नोट लिख देते हैं। क्या नोट लिखते हैं कि नोट ऑल डायमेंशन आर इन mm, यानी किसी भी नाप के आगे हम mm नहीं लिखते, किसी भी नाप के आगे mm लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या लिख देते हैं, यानी एक नोट लगा कर लिख देते हैं कि ऑल डायमेंशन आर इन mm। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखिए, तो डायमेंशन में हम यानी जो mm में दर्शाते हैं हमेशा फिक्स है, और डायमेंशन करते समय हमेशा डायमेंशन अंक के साथ कभी भी हम mm नहीं दर्शाते, और उसके स्थान पर हम क्या कर देते हैं, ड्राइंग में नीचे की तरफ एक जनरल नोट लिख देते हैं, यानी ऑल डायमेंशन आर इन mm। और पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, जहाँ तक संभव हो, यानी जहाँ तक संभव है सभी माप mm में लिखनी चाहिए। किस में लिखनी चाहिए, mm में ही लिखनी चाहिए, सभी माप mm में ही होनी चाहिए। इसके लिए ड्राइंग के नीचे की तरफ, यानी ड्राइंग के नीचे की तरफ एक टिप्पणी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एक टिप्पणी लिखते हैं, जैसे टाइटल बॉक्स के पास ऑल डायमेंशन आर इन mm। क्या लिखते हैं हम, टिप्पणी, यानी ऑल डायमेंशन आर इन mm, ठीक है, आर इन mm ये लिखते हैं हम, और ये हमेशा हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। किस में लिख देते हैं, कैपिटल लेटर में। ज़्यादातर ड्राइंग में कैपिटल लेटर का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। मापों के अंकों की जो ऊंचाई होती है, अब जो हम मापों के जो अंकों की, जैसे ये हमारे कोई माप है, ठीक है, अब इसकी हम माप के दर्शाने, और यहाँ पर हम क्या इसकी माप दर्शाएंगे। अब इस पर जो हम अंक दर्शाएंगे, क्या दर्शाएंगे, इस पर अंक, जैसे ये 30 है, तो इन अंकों की जो ऊंचाई होगी, इन अंकों की ऊंचाई 3 से 5 mm होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 3 से 5 mm। इन अंकों की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, 3 से 5 mm होती है। तो 3 से 5 mm इन अंकों की ऊंचाई होती है। तो यानी जो इनकी जो ऊंचाई है इन अंकों की वो कितनी रहेगी, 3 से 5 mm होनी चाहिए। और पूरी ड्राइंग शीट की माप एक ही इकाई में होनी चाहिए। या तो यानी हम ज़्यादातर ड्राइंग को हमेशा mm में ही बनाते हैं, तो पूरी जो ड्राइंग शीट की जो माप है वो mm में होनी चाहिए, mm के अलावा नहीं होनी चाहिए। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है
अब हमने बेमांकन मैथ पढ़ लिया बेमांकन के लिए, ठीक है। उसके बाद बेमांकन के तत्व क्या होते हैं, एलिमेंट ऑफ डायमेंशनिंग, यानी बेमांकन हमें बेमा दर्शाने के लिए कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, हम उनको पढ़ते हैं। तो बेमांक सबसे पहला होता है विस्तार रेखा, एक्सटेंशन लाइन, क्या एक्सटेंशन लाइन, दूसरी बेमांकन रेखा, और तीसरी लीडर रेखा, और एक चौथा जो पॉइंट है वो होता है एरो हेड, यानी एरो हेड का मतलब होता है तीर का शीर्ष, यानी तीर का निशान। एरो हेड यानी तीर का निशान, इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये बेमांकन के तत्व होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। बेमांकन को दर्शाने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है। तो बेमांकन को दर्शाने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है। हमने पिछली वीडियो में जितनी प्रकार की लाइन है, एक्सटेंशन लाइन, बेमांकन लाइन, जो भी हम उनको पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। तो कृपया आप लोग मेरी जो पिछली वीडियो है डायमेंशनिंग यानी इंजीनियरिंग लाइन्स जो आपका वीडियो है उसमें देखें, उसको पूरा समझ में आ जाएगा आपको लाइन्स क्या होती हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा इसमें भी आपको बताने वाला हूँ कि ये लाइन्स क्या होती हैं। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं यानी क्या होते हैं ये लाइन्स। अब हमने कोई भी ये चित्र हम दिया हुआ, ठीक है। इस चित्र में यानी यहाँ पर ये जो लाइन दी हुई है ये क्या है, एक एक्सटेंशन लाइन होती है। ये क्या कहलाती है, एक्सटेंशन लाइन कहलाती है। ये भी एक्सटेंशन लाइन है। ये डायमेंशन लाइन को निर्धारित करती है, क्या करती है, ये डायमेंशन लाइन को, ये डायमेंशन को निर्धारित करती है एक्सटेंशन लाइन, ठीक है। अब जो ये जो लाइन है यहाँ पे, इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई को दर्शाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है, डायमेंशन लाइन कहलाती है। और इस पर डायमेंशन लाइन के दोनों सिरों पर क्या लगे हुए हैं, तीर के निशान लगे हुए हैं। और तीर के निशान क्या होते हैं, इसमें एक्सटेंशन लाइन को छूते हुए होते हैं, बिल्कुल एक्सटेंशन लाइन के ना तो पीछे होते हैं ना आगे होते हैं, बिल्कुल उसको छूकर होते हैं, समझे। और उसके बाद एक और होती है लीडर लाइन। लीडर लाइन भी इसका क्या होता है, एक तत्व होता है। लीडर लाइन भी इसमें होती है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि एक तो आपकी कौन सी होती है, एक्सटेंशन लाइन, बेमांकन लाइन और लीडर लाइन, और एक एरो हेड, ये इसके बेमांकन के तत्व होते हैं। तो हम इनको धीरे धीरे पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आती है बेमांकन लाइन यानी डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन क्या होती है, डायमेंशन लाइन क्या होती है, इसका उपयोग ड्राइंग में वस्तु की साइज़ को दर्शाने के लिए किया जाता है। यानी इसका उपयोग क्या करते हैं, ड्राइंग में वस्तु की जो साइज़ है उसको हम दर्शाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, डायमेंशन लाइन का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसकी जो मोटाई होती है वो कितनी होती है, 0.2 mm, यानी 0.2 mm मतलब इसको होता है, ये पतली होती है। ये कैसी होती है, पतली होती है। इसका जो नाम होता है वो कंटिन्यूअस थिन होता है। क्या होता है, कंटिन्यूअस थिन होता है। और ये जो बी प्रकार की लाइन होती है, कौन सी होती है, ये जो लाइन है आपकी कौन सी प्रकार की होती है, बी प्रकार की लाइन होती है, समझे। लगातार लाइन कंटिन्यूअस थिन लाइन होती है, जिसके किनारों पर तीर यानी एरो हेड बना जाता है। इसके अब जो इस लाइन के जो किनारों पर ये हमने एक लाइन बनाई, ठीक है, ये ठीक है, ये डायमेंशन लाइन है। और इसके किनारों पर हम क्या बनाते हैं, तीर का निशान बनाते हैं। क्या बनाते हैं, तीर का निशान बनाते हैं, एरो हेड बनाते हैं, जो कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी प्रकट करता है। अब ये क्या बताएगा, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो यहाँ से प्रकट हो जाती है, समझे। तो ये क्या होती है, ये डायमेंशन लाइन होती है, ये डायमेंशन लाइन होती है। और डायमेंशन लाइन की जो यानी लंबाई है उसको निर्धारित करने के लिए हम एक्सटेंशन लाइन का उपयोग करते हैं। तो डायमेंशन लाइन में हमने क्या यूज़ किया था, एक एरो हेड। एरो हेड क्या होता है उसके बारे में हम समझते हैं कि एरो हेड क्या होता है। देखिए, एरो हेड क्या होता है, डायमेंशन लाइन के सिरों पर एरो हेड का उपयोग करते हैं। जो डायमेंशन लाइन होती है, ये डायमेंशन लाइन है हमारी, और इसके दोनों सिरों पर क्या यूज़ करते हैं, हम एरो हेड यूज़ करते हैं, ठीक है। जिससे डायमेंशन लाइन की लंबाई स्पष्ट रहे, इससे डायमेंशन लाइन की जो लंबाई है वो क्या हो जाती है, स्पष्ट दिख जाती है। एरो हेड का पॉइंट एक्सटेंशन लाइन को, ये कौन सी लाइन है, जो ये एक्सटेंशन लाइन है यानी विस्तार रेखा, ये जो लाइन है ये वाली, ये लाइन और ये लाइन कैसी है, एक्सटेंशन लाइन है, ठीक है। एरो हेड एक्सटेंशन लाइन के यहाँ पे क्या करता है, इनको स्पर्श करता है। सामान्यतः एरो हेड की लंबाई और चौड़ाई लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी होती है। अब जो इस एरो हेड हम पढ़ते हैं कि जो एरो हेड की जो ये लंबाई है, ये जो लंबाई है वो इस चौड़ाई की क्या होगी, 3 गुनी होगी। कहने का मतलब है लंबाई तो 3 होगी और चौड़ाई कितनी होगी, 1 होगी। तो इस प्रकार हम समझते हैं कि जो एरो हेड है इसकी लंबाई, ये लंबाई है, ठीक है, और ये इसकी चौड़ाई है, ये चौड़ाई है। तो लंबाई और जो चौड़ाई है, लंबाई और चौड़ाई, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, 3:1 होता है। कितना होता है, 3:1 होता है। लंबाई और जो चौड़ाई का जो अनुपात कितना रहेगा, 3:1। ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आता है कि एरो हेड की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो कितना होता है, 3:1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से भी समझ सकते हैं कि चौड़ाई तो 1 होगी और लंबाई
1 होगी। अगर इनको हम लंबाई और चौड़ाई के रूप में लिखें, लंबाई और चौड़ाई के अनुपात में लिखें तो 3:1 इनका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है। ठीक है, तो यहाँ से समझ सकते हैं कि लंबाई कितनी है 3 है, लंबाई कितनी है 3 और चौड़ाई कितनी है 1। ठीक है, 3 mm लेंगे या इसको कितना लेंगे 1 mm लेंगे। अब इसको दोगुना करके भी हम कितने भी अनुपात में इसको ले सकते हैं, लेकिन हमें अनुपात हमेशा इसका फिक्स रहेगा। अनुपात कितना रहेगा इसका, हमेशा 3:1 ही रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि तीर कौन से प्रकार का सही है, यानी जो तीर इस प्रकार का 3:1 में है वो ही तीर डायमेंशन के लिए उपयोग में लिया जाता है, यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार का तीर है वो उपयोग नहीं किया जाता, इस प्रकार का तीर है वो भी उपयोग नहीं किया जाता, और ये वाला जो तीर है ये भी उपयोग किया जाता है क्योंकि ये 3:1 में है। किसमें है 3:1। अब जो 3:1 में होंगे वही उपयोग में लिए जाएंगे, और जो 3:1 में नहीं होंगे उस प्रकार के तीर उपयोग में नहीं लिए जाते हैं। ठीक है, और दूसरी बात अगर हम ध्यान रखते हैं कि जो हम एरो हेड बनाते हैं, एरो हेड की जो मध्य जो कोण होता है इनमें जो कोण होता है वो कोण कितना लेते हैं, हम इसको 15 डिग्री लिखते हैं। कितना लिखते हैं 15 डिग्री लेते हैं ज़्यादातर। कितना लेते हैं 15 डिग्री इसका कोण हम लेते हैं। कितना लेते हैं 15 डिग्री लेते हैं, या 30 डिग्री तक हम इसका कोण उपयोग में लेते हैं। 15 या 30 डिग्री हम इसका कोण उपयोग लेते हैं। जो तीर का निशान बना जाता है वो कितने पर बनाया जाता है 15 डिग्री कोण पर बनाया जाता है ज़्यादातर। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हमने पढ़ लिया डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन के बाद हमने एरोहेड उसमें यूज़ करते हैं, एरोहेड क्या होता है वो पढ़ लिया। उसके बाद पढ़ते हैं कि डायमेंशन लाइन में हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सटेंशन लाइन। क्या यूज़ करते हैं एक्सटेंशन लाइन, यानी ये प्रसार रेखा क्या होती है, जैसे प्रसार रेखा कहते हैं, यह भी कंटिन्यूस थिन लाइन होती है। कैसी होती है डायमेंशन लाइन की तरह ही कंटिन्यूस थिन लाइन होती है, और बी प्रकार की लाइन होती है। कैसी होती है बी प्रकार की ही लाइन है। ठीक है, यह लाइन 0.2 mm लगातार लाइन होती है, यानी कंटिन्यूस थिन होती है। ड्राइंग में ऑब्जेक्ट के जिस भाग की नाप देनी होती है उसके पॉइंट से 2 mm स्थान छोड़कर यह लाइन खींची जाती है, जिस पर ऑब्जेक्ट की माप दर्शाने के लिए खींची गई डायमेंशन लाइन के सिरों पर बने तीर के निशान इस पर मिलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये हमने कोई वस्तु ली और ये वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु, अब इस वस्तु पर हम क्या बता रहे हैं डायमेंशन दर्शा रहे हैं, ये डायमेंशन, और यहाँ पे हमने क्या बना दिए तीर के निशान बना दिए। क्या बना दिए ये तीर के निशान 3:1 में हमने ये बना दिए। ठीक है, अब जो हमने क्या बनाया है ये जो किनारों पर है, ये कौन से किनारों पर, ये जो किनारों पर है ये एक्सटेंशन लाइन है। क्या है ये डायमेंशन लाइन के जो किनारों पर एक्सटेंशन लाइन है, यानी जो एक्सटेंशन लाइन डायमेंशन लाइन के सिरों को छूती है और इन पर क्या तीर के निशान छूते हैं, समझे। और ये जो लाइन है ये 0.2 mm मोटी होती है, यानी लगातार कंटिन्यूस थिन लाइन होती है, समझे। तो ये प्रसार रेखा होती है, यानी डायमेंशन लाइन के लिए, यानी डायमेंशन लाइन की हमें साइज निर्धारित करनी है तो उसके लिए डायमेंशन लाइन कहाँ तक है, तो उसके लिए हम एक्सटेंशन लाइन का उपयोग करते हैं। तो उसके बाद देखते हैं लीडर लाइन, क्योंकि ये डायमेंशन लाइन में भी डायमेंशन में बहुत ज़रूरी है लीडर लाइन। लीडर लाइन क्या होती है, तो ये भी बी प्रकार की लाइन है। कैसी प्रकार की लाइन है, बी प्रकार की लाइन होती है। ये भी कंटिन्यूस लगातार पतली लाइन होती है। ये भी कैसी होती है लगातार पतली लाइन होती है, समझे। तो ये कैसी लाइन है, लगातार पतली लाइन होती है। इसको हम लीडर लाइन को 3 तरीके से व्यक्त करते हैं। पहला है बिंदु के साथ, मैंने कल आपको वीडियो में बता चुका हूँ, इसको 3 तरीके से व्यक्त करते हैं। पहला क्या है बिंदु के साथ, इसको हम बिंदु के साथ, यानी इसको हम लीडर को कहते हैं नेतृत्व का, यानी किसी भी वस्तु की जो एक आकृति को नेतृत्व कर रही है, क्या कर रही है नेतृत्व कर रही है, कि ये क्या है, इसका व्यास क्या है या इसका त्रिज्या है, उसका नेतृत्व कर रही है, तो ऐसी के लिए हम कहते हैं लीडर लाइन। अब ये बिंदु के साथ यानी डॉट के साथ यूज़ कर सकते हैं, इसको हम तीर के साथ यूज़ कर सकते हैं, और बिना तीर और बिना डॉट के भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के 3 तरीके होते हैं। एक तो हम इसको लीडर लाइन को तीर यानी डॉट के साथ बना सकते हैं, इसको हम तीर के साथ बना सकते हैं, और बिना डॉट और तीर के साथ भी हम इसको बना सकते हैं। अब महत्वपूर्ण बात ये है कि ये हमेशा होती है 45 डिग्री पर। कितनी होती है हमेशा, जो लीडर लाइन होती है वो 45 डिग्री के कोण पर बनाई जाती है। कितने बनाई जाती है 45 डिग्री के कोण पर बनाते हैं, और ये हमेशा ऑब्जेक्ट लाइन के बराबर में नहीं होती। जैसे हमारी ये कोई वस्तु है, ठीक है, अब ये हमने इसका यहाँ पे ऐसे दर्शा रहे हैं इसको, यहाँ पे ये लीडर लाइन है, ये लीडर लाइन। तो कहने का मतलब ये है, आपको मैं बताता हूँ, देखिए ये हमने एक ऐसे बनाया है, ये व्रत है, ठीक है, ये हमने व्रत बना दिया, ये हमने इस प्रकार व्रत बनाया। अब व्रत के ऊपर हमने ऐसे ये इस प्रकार और ये इस प्रकार, ये 45 डिग्री पर है। कितने पर है ये, यहाँ से 45 डिग्री के कोण पर ये हमने लाइन बनाते हैं। कितने पर 45 डिग्री कोण बनाते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं इसकी नाप। क्या लिख देते हैं, इसकी नाप लिख देते हैं। जैसे भी इसकी नाप है, ये मतलब इसके जो
यहाँ पे हमने तीर का निशान दिया और ये लिख दिया हमने 5 यानी 30 लिख दिया हमने, 5 लिख दिया 30। तो ये डायमेंशन क्या दर्शा रही है, ये क्या है, ये कौन सी लीड रेखा है, यानी इसको दर्शा रही है कि इस वृत्त का जो व्यास है, क्या दर्शा रही है, इस वृत्त का जो व्यास है, 5 का मतलब व्यास होता है कि 30 mm है। कितना है इसका व्यास, 30 mm। तो इस लाइन को बनाते कैसे हैं, इस लाइन को हम ऐसे बनाते हैं 45 डिग्री पर, और ऊपर इसको सीधा कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रेखा बना देते हैं, और उसके ऊपर हम जो भी नाप है उसको हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको हम डॉट के साथ यूज़ कर सकते हैं, इसको हम तीर के साथ यूज़ कर सकते हैं, इसको हम बिना डॉट और तीर के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो ये क्या होती है, रीडल लाइन। तो हमने क्या है, तीर के निशान पढ़ ली कि तीर के निशान यानी जो लाइन के जो भी विमांकन के तत्व हैं हम पूरा पढ़ चुके हैं, विमांकन कौन कौन से तत्व होते हैं। तो विमांकन के तत्व में एक तो विमांकन रेखा होती है, ठीक है, विमांकन रेखा होती है, एक विस्तार रेखा यानी एक्सटेंशन लाइन होती है, ठीक है, तीसरा होता है लीडर लाइन, ये भी पढ़ चुके हैं, और चौथा होता है आपका एरोहेड, एरोहेड भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखते हैं कि ये यानी जो डायमेंशन की सिस्टम कौन कौन से होते हैं, यानी डायमेंशन जो हम विमांकन देते हैं वो कौन कौन सी पद्धतियों में देते हैं, यानी कैसे कैसे हमें डायमेंशन देना होता है वो हम पढ़ते हैं। तो यानी नापों की प्रणालियाँ, यानी सिस्टम ऑफ डायमेंशन। अब सिस्टम ऑफ जो डायमेंशन होता है वो दो प्रकार से ड्राइंग में काम में लेते हैं। तो पहला, दो प्रकार में सबसे पहला कौन सा है, सररेखीय, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में एलाइन सिस्टम, एलाइन सिस्टम या सररेखी पद्धति। और दूसरा जो होता है इसे हम कहते हैं एक दिशीय पद्धति या यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। दो हम सिस्टम काम में लेते हैं, एक तो एलाइन सिस्टम और एक यूनिडायरेक्शनल सिस्टम, दो सिस्टम हम काम में लेते हैं। तो सबसे पहले सिस्टम की तरफ चलते हैं। पहला सिस्टम कौन सा है, संरेखीय पद्धति या एलाइन सिस्टम। तो इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। इस विधि में डायमेंशन लाइन ऑब्जेक्ट लाइन के समांतर होती है। तो जो डायमेंशन लाइन होती है वो किसके बराबर में होती है, किसके समानांतर होती है, ऑब्जेक्ट लाइन, ये जो वस्तु रेखा, जो भी हम वस्तु बना रहे हैं उसकी जो रेखा है उसके समानांतर होती है। ठीक है, तो जैसे देखते हैं, यानी ये हमने कोई वस्तु यानी वृत्त ये बनाया हमने आयत, तो इसके समानांतर होती है डायमेंशन लाइन। कैसी होती है, इसके समानांतर होगी। ठीक है, सभी नाप डायमेंशन लाइन के ऊपर और मध्य में लिखी जाएंगी। अब जो भी नाप है, जो भी हम नाप लिखेंगे वो डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखते हैं, डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखते हैं यहाँ। ठीक है, डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखते हैं और कहाँ लिखते हैं, बिल्कुल मध्य में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, बिल्कुल मध्य में इनको हम लिखते हैं, बिल्कुल बीच में लिखते हैं, डायमेंशन लाइन के ऊपर ऊपर मध्य में लिखते हैं। ठीक है, तो ये यानी जो सररेखी पद्धति में क्या होता है, जो डायमेंशन लाइन होती है, जो डायमेंशन लाइन है वो इस जो वस्तु रेखा है, ये वस्तु रेखा है, इसकी बिल्कुल कैसी होगी, समानांतर होगी। कैसी होगी, बिल्कुल इनके बीच की दूरी कैसी होगी, बराबर होगी, समानांतर होगी। दूसरा, ये डायमेंशन लाइन के जो हम जो भी नाप लिखेंगे वो इस डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखेंगे और इस डायमेंशन के बिल्कुल बीच में लिखेंगे। ये इसकी माध्यम होता है, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। आगे पढ़ते हैं। डायमेंशन का मान डायमेंशन लाइन को तोड़कर नहीं दर्शाया जाता, यानी इस पद्धति में क्या करते हैं, जो हम डायमेंशन लाइन बनाते हैं उसको बीच में से नहीं तोड़ा जाता, उसको बीच में से नहीं तोड़ते हैं। अब इसका जो महत्वपूर्ण है देखिए, नोट देखिए, इस पद्धति में सभी माप राइट ड्राइंग शीट के सामने से, यानी ड्राइंग शीट हम जो सामने उस सामने से तथा राइट हैंड साइड से पढ़ी जाती हैं। जो भी माप पढ़ेंगे वो हम, जैसे ये अपना ड्राइंग है, ठीक है, तो सामने से हम पढ़ेंगे और राइट साइड से ही ड्राइंग पढ़ेंगे। तो इसमें इस पद्धति में सभी माप ड्राइंग शीट के सामने से और राइट हैंड साइड से ही पढ़ी जाती हैं। तो ये क्या सिस्टम था, एलाइन सिस्टम। अब एलाइन सिस्टम क्या होता है चित्र में देखते हैं। ये है एलाइन सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, एलाइन सिस्टम है, यानी सररेखी पद्धति है। ठीक है, ये सररेखी पद्धति है। अब देखिए सररेखी पद्धति दे रखा है कि आपको एलाइन सिस्टम क्या होता है। ठीक है, हमने देखा कि एलाइन सिस्टम में जो हम जो भी हम लाइन बनाते हैं डायमेंशन लाइन, वो क्या होती है, इस लाइन के यानी ये जो ऑब्जेक्ट लाइन है इसकी कैसी है, ये समांतर है। कैसी है, ये इसके समांतर होती हैं, यानी इसके बिल्कुल समांतर है, नहीं पास पास है बिल्कुल। जो बीच की दूरी कैसी होगी, बिल्कुल कैसी होगी, समानांतर होगी। दूसरी बात, हम क्या करते हैं कि डायमेंशन लाइन को हम जब देते हैं ऑब्जेक्ट लाइन के बीच की दूरी, तो हमेशा 8 mm रखते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। डायमेंशन लाइन और ऑब्जेक्ट लाइन की जो बीच की दूरी होगी कितनी होगी, मिनिमम 8 mm होती है। कितनी होती है, 8 mm रखते हैं हम इसको। उसके बाद क्या होता है, इसके जो हम डायमेंशन लाइन पे दोनों तरफ तीर बनाते हैं जो कि 3:1 में होते हैं, और दोनों तरफ हम एक्सटेंशन लाइन दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, एक्सटेंशन लाइन दर्शाते हैं। इस प्रकार हमें डायमेंशन पूरी हो जाती है, इस प्रकार डायमेंशन पूरी होती है। तो एलाइन सिस्टम में क्या होता है कि एलाइन सिस्टम में यानी वस्तु रेखा के समानांतर डायमेंशन लाइन होती है। कैसी होती है, समानांतर होती है। और जो भी डायमेंशन की जो नाप देंगे वो कैसे देंगे, डायमेंशन की जो नाप है वो डायमेंशन लाइन के बीचों बीच में ऊपर देते हैं।
और सीधा देते हैं। कैसे देते हैं? ऊपर और सीधा, ऊपर और हम कैसे देते हैं? सीधा देते हैं। जैसे दिया हुआ है देखो यहाँ पर ये डायमेंशन लाइन के ऊपर दे रखा है और सीधा लिख रखा है, यहाँ पर डायमेंशन लाइन के ऊपर दे रखा है और सीधा लिख रखा है। इधर से अगर हम देखते हैं कि तो हम डायमेंशन लाइन तो ये हो गई हमारी, ठीक है। और हम पढ़ेंगे कैसे? हमेशा या तो सामने से पढ़ेंगे या राइट साइड से पढ़ेंगे। जो डायमेंशन को हम यानी हम जो भी यहाँ पे डायमेंशन के जो माप को हम पढ़ेंगे या तो इधर से या इधर से हम पढ़ेंगे। तो हम कैसे पढ़ेंगे? इधर से पढ़ा तो हमने 80 mm ये पढ़ लिया, और इधर से पढ़ा तो हमने ये 25 mm पढ़ लिया। इधर से सामने से पढ़ लिया ये, और ये इधर से राइट हैंड साइड से पढ़ लेते हैं। यानी हम डायमेंशन को दो ही तरीके से पढ़ते हैं इसमें। एक तो सामने से पढ़ते हैं। सामने से कैसे पढ़ा हमने? देखो ये सामने से है, ये भी सामने से है, और ये भी सामने से, ये भी सामने से, और ये भी सामने से। और राइट साइड से हम देखने पर ये राइट साइड से, ये भी राइट साइड से है, और ये भी राइट साइड से। यानी इधर की साइड से, लेफ्ट के साइड से हम नहीं पढ़ते हैं, और ना ही हम ऊपर की साइड से पढ़ते हैं। ऊपर की तो मतलब ही नहीं है। केवल इसमें जो हम डायमेंशन को पढ़ते हैं वो कैसे पढ़ते हैं? एक तो हम राइट साइड से पढ़ते हैं, और एक पढ़ते हैं हम इसको किधर से? सामने से पढ़ते हैं। ये दो तरीके इसके होते हैं। तो हमने अलाइन सिस्टम पढ़ लिया। अलाइन सिस्टम में क्या करते हैं कि डायमेंशन लाइन को बीच में तोड़कर नहीं लिखते हैं। इसमें क्या करते हैं? डायमेंशन लाइन को बीच में तोड़कर नहीं लिखा जाता। ये अलाइन सिस्टम होता है। ये क्वेश्चन में यानी ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि डायमेंशन दर्शाइए। एक चित्र दे देंगे आपको, और चित्र में आपको खाली दे देंगे, और उसमें डायमेंशन दर्शाने के लिए बोल दिया जाता है। ऐसा क्वेश्चन आता है। आगे चलते हैं। इसका दूसरा सिस्टम कौन सा होता है? यूनिडायरेक्शनल सिस्टम होता है। कौन सा होता है? यूनिडायरेक्शनल सिस्टम होता है। इसे हिंदी में कहते हैं एक दिशीय पद्धति। क्या कहते हैं इसे हम? एक दिशीय पद्धति कहते हैं। अब एक दिशीय पद्धति, अब देखिए इसको पढ़ते हैं। एक दिशीय पद्धति क्या होती है? इस विधि में भी डायमेंशन लाइन ऑब्जेक्ट लाइन के समानांतर होती है। तो इस विधि में भी जो डायमेंशन लाइन होती है वो कैसी होती है? ऑब्जेक्ट लाइन के समानांतर ही होती है, परंतु डायमेंशन लाइन को बीच में मिटाकर अंकों को सामने से सीधा लिखते हैं। हमेशा इसमें जो अंक होते हैं वो सामने से सीधे ही लिखे जाते हैं, ना कि राइट साइड से और लेफ्ट साइड से। कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अर्थात माप सिर्फ सामने से ही पढ़ी जाती हैं। इसमें केवल माप कहाँ से पढ़ेंगे? इसमें केवल सामने से ही पढ़ते हैं। राइट और लेफ्ट साइड से किसी साइड से नहीं पढ़ते हैं, केवल सामने से पढ़ते हैं। इसलिए सामने से पढ़ेंगे तो हम इसको केवल सामने से ही जो माप है वही लिखे जाएंगे। सामने की माप लिखी जाएंगी, राइट साइड की, लेफ्ट साइड की नहीं लिखी जाती है। कोई मतलब नहीं है इसमें। तो इसको देखिए, तो इसमें डायमेंशन लाइन होती है वो कैसी होती है? ऑब्जेक्ट लाइन के बिल्कुल समानांतर होती है, और डायमेंशन लाइन को बीच में तोड़कर लिखते हैं। बीच में तोड़कर अंकों को हम इसमें डायमेंशन लिखते हैं, नाप को लिखते हैं, और जो कि कैसा लिखते हैं? बिल्कुल सीधा लिखते हैं, क्योंकि यह सामने से ही पढ़ी जाती है। कैसे जाती है? सामने से ही पढ़ी जाती है, ठीक है। नाप की यह विधि बड़ी साइज़ की ड्राइंग में उपयोग ली जाती है। जो बड़ी साइज़ की जो ड्राइंग होती है उनमें ही इसका हम उपयोग में लेते हैं। यानी जो बड़ी साइज़ की, जैसे ऑटोमोबाइल, एयरक्राफ्ट आदि की ड्राइंग। जो ऑटोमोबाइल यानी बड़ा होता है, एयरक्राफ्ट है आदि की ड्राइंग बनाने में, और बड़ी ड्राइंगों को एक तरफ से यानी सामने से पढ़ने में आसानी होती है, क्योंकि बड़ी ड्राइंग होती है तो उन्हें सामने से पढ़ना है, इसलिए इस सिस्टम का उनमें उपयोग किया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी बड़ी ड्राइंग के लिए हमें आए तो उसके लिए मतलब कौन सा सिस्टम काम में लेते हैं? यूनिडायरेक्शनल सिस्टम काम में लेते हैं, ठीक है। अब यूनिडायरेक्शनल सिस्टम क्या होता है? देखिए चित्र में देखते हैं। यूनिडायरेक्शनल सिस्टम क्या होता है? अब इसमें जो यहाँ पे जो नाप लिख रही हैं, देखिए ये तो हमने यहाँ तो सामने से ये तो सामने से हम पढ़ सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर जो संरेखी पद्धति यूज़ कर रखी है, कौन सी यूज़ कर रखी है? संरेखी सिस्टम यूज़ कर रखा है। अब देखिए यूनिडायरेक्शनल सिस्टम क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में देखिए, अब यहाँ पर तो हम इसको राइट साइड से तो पढ़ नहीं सकते। लंबी ड्राइंग है, बड़ी ड्राइंग है, तो उसको राइट साइड से नहीं पढ़ सकते। इसलिए सामने से पढ़ने के लिए हम उसको क्या करते हैं? डायमेंशन लाइन को बीच में से तोड़ते हैं, और बीच में हम उसकी नाप को लिखते हैं। जैसे ये यूनिडायरेक्शनल सिस्टम है, ये भी यूनिडायरेक्शनल सिस्टम है, ये भी यूनिडायरेक्शनल सिस्टम होता है, और ये भी क्या है? यूनिडायरेक्शनल सिस्टम ही है, ठीक है। तो ये केवल सामने से पढ़ी जाती है। केवल कहाँ से पढ़ी जाती है? केवल सामने से इस ड्राइंग को पढ़ते हैं। कहाँ से पढ़ते हैं? केवल सामने से इस ड्राइंग को पढ़ते हैं। राइट और लेफ्ट साइड से इसको नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। समझ में आया आपके? तो यूनिडायरेक्शनल सिस्टम क्या होता है? ये जो यहाँ पे अलाइन सिस्टम दे रखा है, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल सिस्टम पढ़ा दिया हमने, अलाइन सिस्टम पढ़ा दिया। ये सबसे ज़्यादा प्रयोग में लिया जाता है। कहाँ पर प्रयोग में लिया जाता है? एक तो हमारे जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होते हैं, और पिक्टोरियल प्रोजेक्शन। यानी पिक्टोरियल प्रोजेक्शन क्या आता है? आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। उनमें ये काम में लिए जाते हैं। अब उसके बाद देखते हैं, हमने सिस्टम पढ़ ली। सिस्टम पढ़ने के बाद कि हमें कौन कौन सी सावधानियों की आवश्यकता है कि डायमेंशन को डायमेंशन देते समय, बेमांकन देते समय हमें कौन कौन से यानी महत्वपूर्ण बिंदुओं की आवश्यकता है, उनको पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है? माप संरेखी पद्धति या एक दिशीय पद्धति में दी जानी चाहिए।
या तो हमें संरेखीय पद्धति में देनी चाहिए या फिर आपकी यूनिडायरेक्शनल सिस्टम यानी एक दिशीय पद्धति में माप देनी चाहिए, कोई सी भी एक पद्धति में नाप देनी चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या है, डायमेंशन लाइन पतली लाइन द्वारा खींचना। तो डायमेंशन लाइन होती है हमेशा कौन सी होती है, कंटिन्यूस थिन लाइन होती है, उसी लाइन का प्रयोग करना है, उसको मोटा नहीं करना है, गहरा नहीं करना है। ठीक है। और दोनों किनारों पर तीर के निशान, दोनों किनारों पर तीर के निशान या डॉट लगा बनाना चाहिए। तो दोनों किनारों पर उसके क्या लगाना चाहिए, तीर के निशान बनाने चाहिए। एरोहेड का निशान ड्राइंग की साइज के अनुपात में होना चाहिए। जो एरोहेड कितना होना चाहिए, 3:1 में ही होना चाहिए। कितने अनुपात में होना चाहिए, 3:1 में ही एरोहेड होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद एरोहेड का कोण 15 से 30 डिग्री पर होना चाहिए। कितने पर होना चाहिए, एरोहेड का जो कोण होता है वो 15 से 30 डिग्री पर ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए कैसे बनाते हैं इसको। ये हमने डायमेंशन लाइन बनाई और बिल्कुल पतली लाइन है। कैसी लाइन है, बिल्कुल पतली लाइन है। और इसको बीच में ये यहाँ पे एरोहेड होते हैं। ये एरोहेड की जो लंबाई 3 होती है और चौड़ाई कितनी होती है, 1 होती है। और डायमेंशन को जो लिखते हैं हम ऊपर लिखते हैं ऊपर। अब इसको हम एलाइन सिस्टम में, तो एलाइन सिस्टम में अगर ये कैसा सिस्टम है, एलाइन के बाद अगर ये सिस्टम आपका, अगर आपका सिस्टम कौन सा है, ये यूनिडायरेक्शनल सिस्टम है यानी एक दिशी पद्धति है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, बीच में तोड़ के लिखेंगे या बीच में तोड़ के लिख देते हैं, सामने से पढ़ा जाएगा इसको। और यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख देते हैं। तो ये दोनों सिस्टम या तो इसका यूज़ करना है आपको या इसको यूज़ करना है। दूसरा क्या है, एरोहेड जो होता है इस एक्सटेंशन लाइन के पर मिलना चाहिए बिल्कुल। और एरोहेड का जो कोण है वो 15 से 30 डिग्री के बीच में होना चाहिए। जो एरोहेड हम बना रहे हैं, ये जो एरो हम बना रहे हैं, ये एरो का जो कोण है, ये वाला जो कोण है वो कितना होना चाहिए, 15 से 30 डिग्री के मध्य होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 15 से 30 डिग्री के मध्य ये कोण होना चाहिए। ठीक है। अब देखते हैं डायमेंशन लाइन। उसके बाद क्या है, डायमेंशन लाइन तथा एक्सटेंशन लाइन एक दूसरे को काटनी नहीं चाहिए कभी भी। जो डायमेंशन लाइन होती है, यानी जैसे हमने माना ये डायमेंशन लाइन, ये हमारी डायमेंशन लाइन है और ये एक्सटेंशन लाइन है, ये कभी ऐसे नहीं होनी चाहिए यूँ ये पार निकलना है, इस प्रकार ये नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है। केवल यानी स्पर्श करती होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, केवल स्पर्श करती हुई होनी चाहिए। इस प्रकार होनी चाहिए, बिल्कुल स्पर्श करती हुई, ये बिल्कुल स्पर्श करती हुई होनी चाहिए। ठीक है, समझे। तो इस प्रकार क्या होना चाहिए, ये आपकी लाइन होनी चाहिए, डायमेंशन लाइन। ये डायमेंशन लाइन होगी, ये एक्सटेंशन लाइन होगी, इस प्रकार होनी चाहिए। डायमेंशन लाइन एक दूसरे को तभी काटें जब कोई और रास्ता नहीं हो। केवल तभी काटनी चाहिए जब कोई रास्ता नहीं हो, बाई चांस ही होता है। ठीक है, लेकिन कभी भी ये काटनी नहीं चाहिए। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है ज़्यादातर माप वस्तु के बाहर की तरफ देनी चाहिए। अब हमने कोई भी वस्तु बनाई, अब ये बनाया, इस प्रकार हमने यहाँ बना दिया, तो इसमें अंदर की साइड माप कम से कम देनी चाहिए, ज़रूरत पड़े तभी देना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर माप हमेशा बाहर की साइड ही देनी चाहिए। ज़्यादातर माप कहाँ देनी चाहिए, बाहर की साइड ही माप देनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखते हैं सेंट्रल लाइन तथा हिडन लाइन को डायमेंशन लाइन को काम में लेना चाहिए। जो सेंट्रल लाइन होती है ना, वो सेंट्रल लाइन, ये सेंट्रल लाइन, एक बड़ा डैश छोटा डैश, और हिडन लाइन, ये हिडन लाइन मतलब ये डैश जो लाइन होती है, डैश लाइन होती है, डैश ठीक है, डैश थिन लाइन होती है। ठीक है। तो ये हिडन लाइन है और ये आपकी सेंट्रल लाइन है। तो इनका उपयोग बाई चांस ही करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए बिल्कुल। इसमें केवल डायमेंशन लाइन का ही उपयोग करना चाहिए। तो आगे देखते हैं, आगे ऑब्जेक्ट लाइन डायमेंशन लाइन के मध्य में कम से कम 8 mm का अंतर होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था पिछली बार कि ये हमारी जो ऑब्जेक्ट है और ये जो डायमेंशन लाइन है, ये डायमेंशन लाइन है, जो इनके जो बीच में जो ये अंतर है, ये कितना होना चाहिए, 8 mm का होना चाहिए हमेशा। जो ये ऑब्जेक्ट लाइन है ये वाली, और ये डायमेंशन लाइन है, इनके जो बीच में अंतर कितना होना चाहिए, 8 mm का होना चाहिए। ठीक है। प्रत्येक डायमेंशन लाइन एक दूसरे के कम से कम 6 से 8 mm के अंतर पर होने चाहिए। अब इससे अब क्या होता है, जैसे एक डायमेंशन लाइन तो ये हो गई, एक डायमेंशन लाइन ये हो गई, और दूसरी डायमेंशन लाइन ये हो गई। तो इनकी जो बीच की दूरी भी है, 2 डायमेंशन लाइन है, क्योंकि जो बीच की दूरी है वो भी 6 से 8 mm होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 6 से 8 mm बीच की दूरी होनी चाहिए। ठीक है। सबसे पहला तो ये कि ऑब्जेक्ट लाइन यानी ऑब्जेक्ट लाइन और डायमेंशन लाइन के बीच की दूरी 8 mm, और 2 डायमेंशन लाइनों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 6 से 8 mm पर होनी चाहिए। उसके बाद सामान्यतः नापों को एलाइन सिस्टम में लिखने की सिफारिश की जाती है। ज़्यादातर नापों को हम किस में लिखते हैं, एलाइन सिस्टम में ही लिखते हैं। किस में लिखते हैं, एलाइन सिस्टम में ही लिखना चाहिए। ड्राइंग में नाप की पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए। अब क्या होता है, नाप की पुनरावृत्ति का मतलब ये होता है कि जैसे ये वस्तु है, अब हमने डायमेंशन में यहाँ पर भी लिख दिया कि ये भी 30 है, लंबाई को एक बार लिख दिया, फिर लंबाई को फिर दोबारा भी लिख दिया, ये भी 30 है। तो इस प्रकार इसमें सिस्टम नहीं होना चाहिए। लंबाई एक बार लिख दी तो उसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी उनकी पुनरावृत्ति हमें नहीं करनी चाहिए। यानी डायमेंशनों की पुनरावृत्ति हमें नहीं करनी चाहिए, केवल एक बार नाप लिखनी है, दोबारा उसको लिखना नहीं है। ठीक है।
ड्राइंग में माप देते समय, अब ड्राइंग में हम माप देते समय संकेतों का उपयोग करना चाहिए। ड्राइंग में जब भी हम माप दें तो ज़्यादातर संकेतों का उपयोग करना चाहिए। जैसे व्यास के लिए फाई, व्यास के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, फाई का। और त्रिज्या के लिए हम आर का उपयोग करते हैं। त्रिज्या के लिए किसका उपयोग करते हैं, आर का हम उपयोग करते हैं। तो इनका उपयोग हमें ड्राइंग में करना चाहिए। उसके बाद देखते हैं छोटी मापों को ऑब्जेक्ट के पास और बड़ी मापों को छोटी माप के बाहर लिखना चाहिए। तो छोटी माप होती है, जैसे ये हमने बनाया इस प्रकार, देखिए इस प्रकार हमने बना दिया, ये इस प्रकार बनाया। अब ये जो छोटी माप है, उस छोटी माप को तो हमने क्या लिखना चाहिए, ऑब्जेक्ट के पास लिखना चाहिए। और जो बड़ी माप है, जो भी बड़ी माप है, आपको कहाँ लिखना चाहिए, उसको बड़ी माप को ऑब्जेक्ट से बाहर लिखना चाहिए। इससे यानी छोटी माप के बाहर हमें इसको छोटी माप के बाहर लिखना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, छोटी माप को ऑब्जेक्ट के पास होना चाहिए और जो बड़ी माप है वो छोटी माप के बाहर होनी चाहिए। ठीक है, यानी बड़ी माप वस्तु से दूर दी जाती है। जो भी बड़ी माप को कहाँ देते हैं, वस्तु से हम दूर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका गोलाकार, बेलनाकार वस्तुओं को अक्ष सेंटर लाइन द्वारा दर्शाते हैं। अब ये कोई भी गोलाकार, ये गोल है, ठीक है। अब इसको सेंटर दर्शाना है तो सेंटर को हम हमेशा सेंटर लाइन द्वारा ही दर्शाएंगे। किसके द्वारा दर्शाएंगे, सेंटर लाइन द्वारा दर्शाएंगे। और बेलनाकार भाग की भी अक्ष को, हम जो भी अक्ष को दर्शाते हैं, ये अक्ष होती हैं, एक्सेस होती हैं। और अक्ष को दर्शाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, अक्ष को दर्शाने के लिए हम सेंटर लाइन का उपयोग करते हैं। ठीक है, सेंटर लाइन का उपयोग करते हैं। यानी सेंटर लाइन कैसी होती है, एक लाइन बड़ी होती है, यानी एक बड़ा डैश होता है 10 से 12 mm का, और एक छोटा डैश होता है 2 से 3.5 mm का। ठीक है, और इनके इनके जो डैश के मध्य जो गैप कितना होता है, 1.5 से 2 mm के मध्य गैप रखा जाता है। तो अब मैंने आपको पिछली बार सेंटर लाइन पढ़ाई थी। सेंटर लाइन क्या होती है, सेंटर लाइन में क्या होता है, एक तो बड़ा डैश होता है, एक तो क्या होता है, इसमें बड़ा डैश होता है। ठीक है, एक बड़ा डैश, ठीक है, उसके बाद छोटा डैश, बड़ा डैश, छोटा डैश और बड़ा डैश, ऐसी ये सेंटर लाइन होती है। अब ये सेंटर लाइन यानी जो ये बड़ा डैश, जो बड़ा डैश होता है, जो बड़े डैश के जो बीच की दूरी है, बड़े डैश की जो बीच की दूरी कितनी होगी, ये 10 से 12 mm कितना होगा। और इन दोनों जो गैप है, ये दोनों गैप हैं वो 1.5 से 2 mm, जो गैप होगा दोनों डैशों के मध्य वो 1.5 से 2 mm। तथा जो छोटे डैश की जो लंबाई होगी वो 2 से 3.5 mm होती है। तो इस बात का हमने कल आपको बताया भी था, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अक्सर ट्रेनी इसी लाइन को हिडन लाइन के रूप में बना लेते हैं। हमने ज़्यादातर देखा है कि इस सेंटर लाइन को ही ज़्यादातर ट्रेनिंग क्या कर देते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको हिडन लाइन बनाते हैं। लेकिन हिडन लाइन ये नहीं होती है। हिडन लाइन क्या होती है, अगर आप देखेंगे हिडन लाइन को, तो हिडन लाइन ये होती है, हिडन लाइन यानी जो डैश हैं बिल्कुल बराबर होते हैं, ये हिडन लाइन है। ये वाली कौन सी लाइन है, हिडन है, और ऊपर वाली सेंटर लाइन होती है। तो इनमें अंतर देखना चाहिए कि सेंटर लाइन क्या होती है और हिडन लाइन क्या होती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस बात का क्या करना चाहिए, हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आज हमने देखिए हमने क्या पढ़ा, आज हमने विमांकन पूरा पढ़ चुके हैं। यानी विमांकन क्या होता है, ठीक है, विमांकन किसी वस्तु की माप को दर्शाना ही विमांकन कहलाता है। विमांकन क्या होता है, ठीक है, विमांकन पढ़ चुके हैं। अब विमांकन का क्या आवश्यकता है, यानी कोई भी हमें वस्तु की नाप, आकार, हमें टॉलरेंस या ऊष्मापचार या मशीनें जो भी देना है उसके लिए हम विमांकन का उपयोग करते हैं। ठीक है, विमांकन के लिए कौन से तत्व होते हैं हम पढ़ चुके हैं। विमांकन के तत्व एक तो डायमेंशन लाइन होती है, ठीक है, डायमेंशन लाइन है आपकी, एक्सटेंशन लाइन है, लीडर लाइन होती है जो नेतृत्व रेखा होती है, ठीक है, और एरो हेड को हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो हमने पढ़ा था डायमेंशन की जो सिस्टम कौन कौन से हैं, डायमेंशन की जो प्रणालियाँ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। हम 2 प्रणाली काम में लेते हैं, कितनी प्रणाली लेते हैं, 2 प्रणाली काम में लेते हैं। एक तो एलाइन सिस्टम और एक कौन सा होता है आपका यूनिवर्सल सिस्टम। एलाइन सिस्टम में जो मापों को डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखते हैं और बीचों बीच में लिखते हैं, और डायमेंशन लाइन को बीच में से तोड़ते नहीं हैं। और उसको हम जो पढ़ते हैं सामने से, एलाइन सिस्टम को सामने से और राइट साइड से पढ़ते हैं। लेकिन यूनिवर्सल सिस्टम में क्या होता है, उनको जब डायमेंशन लाइन के बीच में तोड़ के लिखते हैं और बीचों बीच में लिखते हैं, और उसको हम केवल सामने से ही पढ़ते हैं, केवल सामने से यूनिवर्सल सिस्टम को हम पढ़ते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो बड़ी ड्राइंगों के लिए हम एक दिशीय पद्धति या यूनिवर्सल सिस्टम का उपयोग करते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि इनके कौन कौन से डायमेंशन को देने के लिए कौन कौन से नियम होते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम डायमेंशन के बारे में यानी एक छोटा सा टॉपिक पूरा क्लियर किया है। कल डायमेंशन को हम और अन्य कौन कौन से तरीके होते हैं, ठीक है, और डायमेंशन और हमें क्या है, कुछ तत्वों के डायमेंशन कह देते हैं, जैसे व्यास की डायमेंशन कह देते हैं, त्रिज्या की डायमेंशन कह देते हैं, जैसे हम चाप की डायमेंशन कह देते हैं, उनको हम कल समझाएंगे।
तो आप लोग अगर मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो सभी अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।